फ्रेंड, आपका हमारे YouTube चैनल द जीनियस वर्ल्ड आजमगढ़ में स्वागत है। आज हम लोग अध्ययन करेंगे कोशिका सिद्धांत यानी सेल थ्योरी। तो इससे पहले सेल्स कोशिका सिद्धांत को सर्वप्रथम दो साइंटिस्ट थे जर्मनी के, स्लाइडेन और स्वान। दोनों अलग अलग साइंटिस्ट थे, एक स्लाइडेन थे, एक स्वान। ये वनस्पति वैज्ञानिक थे यानी बॉटनिस्ट थे, और ये जूलॉजिस्ट और दोनों साइंटिस्ट तो ये जर्मनी के थे। इन्होंने स्लाइडेन और स्वान ने, स्लाइडेन थे जो 1838 ईस्वी में और स्वान 1839 ईस्वी में, अलग अलग सेपरेटली दोनों ने अध्ययन किया। स्लाइडेन और स्वान ने, जो स्लाइडेन थे ये वनस्पति कोशिका में और स्वान जो थे जंतु कोशिका में, अध्ययन करके एक समान निष्कर्ष पर पहुंचे और इन दोनों साइंटिस्टों ने मिलकर कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। सबसे पहले स्लाइडेन और स्वान ने 1838-1839 ईस्वी में, दोनों साइंटिस्ट जर्मनी थे, दोनों ने मिलकर किसका प्रतिपादन किया? कोशिका सिद्धांत का। ये बार बार एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन कि जो स्लाइडेन थे ये जंतु वैज्ञानिक थे या वनस्पति वैज्ञानिक थे, ये बॉटनिस्ट यानी वनस्पति वैज्ञानिक थे, और जो स्वान थे ये क्या थे? जूलॉजिस्ट यानी जंतु वैज्ञानिक थे। इन दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर कोशिका सिद्धांत दिया। कोशिका सिद्धांत में दो बातें मुख्य हैं। पहली बात क्या थी कि सभी सजीवों का जो शरीर होता है, सभी सजीवों का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। इससे हम लिख, पहला सिद्धांत जो था, सभी सजीवों का शरीर, सजीवों का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। एक या अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। और दूसरी बात इन्होंने बताई थी कि कोशिकाएं जो होती हैं सजीव की यानी जीवों की, जीवों में पौधे और वनस्पति, पौधे और जंतु दोनों आएंगे। कोशिकाएं जो होती हैं जीवों की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिका सजीवों की या जीवों की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है। इकाई होती है। यही दो बातें इन्होंने कोशिका सिद्धांत में बताई थी। स्लाइडेन और स्वान ने बताया था कि सभी सजीवों का जो शरीर होता है एक या अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, और दूसरा कोशिका जो होती है जीवों की शरीर की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है, जिसे हम कह सकते हैं कि सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ द लाइफ या ऑफ द एनिमल्स या ऑफ द प्लांट, जो भी कह सकते हैं। इस प्रकार इन दोनों साइंटिस्टों ने दिया। इसके बाद एक और साइंटिस्ट आए जिन्होंने इस सेल थ्योरी में एक और पॉइंट बढ़ा दिया। तीसरी पॉइंट, उस वैज्ञानिक का नाम था, इसको मिटा देते हैं। जो तीसरे वैज्ञानिक आए उनका नाम था विर्चो। हिंदी में इसे विर्चो। इन्होंने इस दो पॉइंट में एक और पॉइंट ऐड कर दिया, जो इनका विश्व प्रसिद्ध बहुत विख्यात टर्म है या ओमनिस सेलुला ए सेल,
ओमनिस सेलुला ई सेलुला। जो विर्चो थे ये भी जर्मनी के ही थे, जर्मनी के थे। इससे पहले जो दोनों साइंटिस्ट थे स्लाइडन और सॉन, वो भी इनका भी जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में। तो इनका भी जन्म वहीं हुआ था, जर्मनी में। और इन्होंने इस सिद्धांत को दिया था 1855 ईस्वी में, यानी स्लाइडन और सॉन के काफी समय बाद इन्होंने ये सिद्धांत को, जो सेल थ्योरी होती है उसमें ऐड कर दिया था। यानी पहले से 2 थे, इसमें एक और ऐड किया, तीसरा। इसका जो हिंदी होती है, ये तो लैटिन भाषा में लिखा गया है, ओमनिस सेलुला ए सेलुला। इसकी जो हिंदी थी, सभी कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती जीवित कोशिकाओं से होता है। यानी जो कोशिकाएं नई बनती हैं, पहले से जो उपस्थित कोशिका रहती हैं, उन्हीं से नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। इसका मतलब यही, सभी कोशिकाओं का निर्माण, सभी कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती जीवित कोशिका से होता है, जीवित कोशिका से होता है। यानी जो सिद्धांत स्लाइडन और स्वान ने दिया था, उन्होंने तो ये बताया था कि जितने भी सजीव हैं वो एक या अनेक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। और दूसरी बात उन्होंने बताई थी, जो सजीवों के शरीर की कोशिका जो थी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती। इन्होंने ये बात बताई थी सेल थ्योरी में, यानी कोशिका सिद्धांत में। लेकिन उन्होंने अपने सिद्धांत में कहीं नहीं ये बात जिक्र नहीं किया था कि कोशिकाएं बनती कैसे हैं। तो इसको सबसे पहले किसने बताया? विर्चो ने बताया कि कोशिकाएं कैसे बनती हैं। उन की जो कमियां थी, उनको कमियों को दूर करते हुए विर्चो महोदय ने बताया कि ये कोशिकाएं बनती कैसे हैं। तो उन्होंने इस सेल थ्योरी में एक और ऐड कर दिया, यानी ये संशोधित सेल थ्योरी कर दिया, नई और जो सेल थ्योरी थी उसमें इन्होंने एक बात और बता दी कि सभी कोशिकाओं का निर्माण जो होता है पूर्ववर्ती जीवित कोशिकाओं से होता है। यानी ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि ओमनिस सेलुला ई सेलुला जो ये है किसने दिया था? ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों वैज्ञानिक जो थे स्लाइडन, स्वान और विर्चो, ये तीनों वैज्ञानिक कहाँ के थे? जर्मनी के थे। स्लाइडन और स्वान का जो सबसे पहले स्लाइडन आए थे 1838 में, स्वान उसके बाद 1839 में, और 1855 में विर्चो ने इनमें संशोधन किया, इनके सेल थ्योरी में संशोधन किया। अब इसके बाद हम ये जो सेल थ्योरी है जो इन लोगों ने प्रस्तुत की थी, ये सेल थ्योरी लगभग सभी जीवों पर लागू होती है, लगभग सभी जीवों पर, यानी सब पर नहीं। कुछ अपवाद इसके हैं, जो सेल थ्योरी के अपवाद है वे हम आपको बताते हैं कि सेल थ्योरी के अपवाद कौन कौन से जीव हैं। ये एग्जाम में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा जीव है जो सेल थ्योरी का अपवाद है। तो सेल थ्योरी सभी जंतुओं पर, सभी वनस्पतियों यानी पौधों पर, इसके साथ साथ जीवाणुओं पर लागू होती है। लेकिन जिस पर नहीं लागू होती है, जो उसके अपवाद हैं, सेल थ्योरी के अपवाद, कोशिका सिद्धांत के अपवाद, अपवाद कौन कौन से हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। एक तो होता है वायरस, जिसे हम कहते हैं विषाणु। ये सेल थ्योरी का पालन नहीं करता, सेल थ्योरी इस पर लागू नहीं होती। दूसरा वायराइड, वायराइड, वायराइड। फिर प्रियांस, प्रियांस, और एक और है आरबीसी, जो ह्यूमन आरबीसी होती है, ये जिसे हम कहते हैं रेड ब्लड कार्पसेल्स, हम लिख दे रहे हैं इसका पूरा नाम आरबीसी, यानी रेड
ब्लड कॉर्पसेल्स, लाल रुधिर कणिकाएं, ये चार जो हैं ये सेल थ्योरी के अपवाद हैं। एक वायरस, वायराइड, प्रियांस और आरबीसी। अब हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये अपवाद कैसे हैं, इन पर सेल थ्योरी लागू क्यों नहीं होती। तो जो जीवाणु होते हैं, अगर जीवाणु की हम विषाणु की अगर हम संरचना की बात करें तो कुछ इस प्रकार की होती है इसकी संरचना। ये जो इसके मध्य में होता है ये न्यूक्लिक एसिड होता है, न्यूक्लिक एसिड, या तो आरएनए होगा या डीएनए, और ये होता है प्रोटीन कोड जिसे हम कैप्सिड कहते हैं। अब देखिए इसके बाद दो चीजें पाया जाता है वायरस में। एक इसके अंदर जो होता है मध्य में क्या पाया जाता है, न्यूक्लिक एसिड, जिसमें या तो आरएनए होगा, आरएनए, या क्या होगा, या डीएनए। आरएनए या डीएनए इसके मध्य में होता है और इसके चारों तरफ प्रोटीन की कोट होती है, प्रोटीन की कवरिंग होती है, इसे हम कहते हैं कैप्सिड। किसी भी कोशिका, एक कोशिका के लिए सबसे आवश्यक होता है, जैसे हम एक कोशिका का फिगर बना दें तो तीन चार चीज बहुत महत्वपूर्ण होता है। पहला कि जो इसके अंदर एक केंद्रक होना चाहिए, कोशिका के अंदर एक केंद्रक होता है, और कोशिका के अंदर जीव द्रव्य होता है या कोशिका द्रव्य। जीव द्रव्य होता है, केंद्रक होता है, और इसके अंदर बहुत सारे कोशिकांग होते हैं। लेकिन हम देखेंगे वायरस के अंदर, इसके अंदर ना तो जीव द्रव्य है, ना तो इसके अंदर केंद्रक है, और ना ही इसके अंदर कोशिकांग है। इसलिए ये सेल थ्योरी का फॉलो नहीं करता, क्योंकि इसके अंदर केंद्रक भी नहीं है और जीव द्रव्य भी नहीं है, और इसके खुद के जो हैं कोई एंजाइम नहीं है, एंजाइम नहीं इसमें पाई जाती है, इसलिए ये सेल थ्योरी का पालन नहीं करता है। वायरस का जो न्यूक्लियस होता है इसके बाहर दीवार नहीं पाई जाती, ये इसके पास कवरिंग नहीं होती, न्यूक्लियस चारों तरफ खुला हुआ यानी बिखरा हुआ न्यूक्लियस होता है। सिर्फ दो ही चीजें पाई जाती है इसमें, न्यूक्लिक एसिड और क्या प्रोटीन कोड, इसे हम क्या कहते हैं, कैप्सिड कहते हैं। इसलिए ये क्या है, कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता है, क्योंकि इसमें कोशिका जैसी संरचना तो है लेकिन पूरी तरीके से कोशिका नहीं है, क्योंकि इसके अंदर केंद्रक भी नहीं है, न ही जीव द्रव्य है, और न ही इसके अंदर अन्य कोशिकांग है। और अगला है वायराइड, ये भी वायरस के समान ही होते हैं। वायराइड जो होते हैं वायरस के समान होते हैं, बस इसमें इसके चारों तरफ प्रोटीन नहीं पाई जाती, सिर्फ क्या पाया जाता है, न्यूक्लिक एसिड पाई जाती है। जैसे वायरस है, इसमें न्यूक्लिक एसिड और कैप्सिड दोनों पाई जा रही है, लेकिन जो वायराइड होता है इसमें सिर्फ क्या पाया जाता है, इसमें सिर्फ न्यूक्लिक एसिड पाई जाती है, न्यूक्लिक एसिड, यानी इसमें प्रोटीन क्या होती है, प्रोटीन की कोट जो होती है नहीं पाई जाती, सिर्फ क्या पाया जाता है, न्यूक्लिक एसिड। और सेम विषाणु की तरह है, इसलिए ये भी क्या करता है, सेल थ्योरी का अपवाद है या सेल थ्योरी का पालन नहीं करता है। और जो प्रियांस होता है इसमें इसके विपरीत, वायराइड्स के विपरीत इसमें न्यूक्लिक एसिड नहीं पाई जाती है, सिर्फ क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाई जाती है। इसमें क्या पाया जाता है, सिर्फ प्रोटीन। एक बार फिर से समझ लीजिए, जो विषाणु होता है इसमें न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन दोनों पाया जाता है, लेकिन इसमें केंद्रक और कोशिकांग तथा जीव द्रव्य नहीं पाया जाता है। लेकिन जो वायराइड होता है इसमें सिर्फ न्यूक्लिक एसिड पाई जाती है, प्रोटीन नहीं पाई जाती, और बाकी सेम जीवाणु जैसा है, इसलिए ये भी क्या है, सेल थ्योरी का अपवाद है। और जो प्रियांस होता है इसमें सिर्फ प्रोटीन पाई जाती है, न्यूक्लिक एसिड नहीं पाई जाती, सिर्फ प्रोटीन होती है, ये भी क्या होता है, अपवाद होता है। और जो रेड ब्लड कॉर्पसेल्स है, आरबीसी है, जो आरबीसी की स्ट्रक्चर देखेंगे इसमें सब कुछ पाया जाता है, बट केंद्रक नहीं पाया जाता। आरबीसी में क्या नहीं पाया जाता है, केंद्रक नहीं पाया जाता है, इसलिए ये चारों क्या हुए, सेल थ्योरी के अपवाद है। वायराइड्स, वायरस, प्रियांस और आरबीसी। आरबीसी क्यों अपवाद है, क्योंकि आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, केंद्रक नहीं पाया जाता है। आइए हम लोग देखते हैं कोशिका संबंधित कुछ विविध प्रकार के प्रश्न जो एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है और कई बार एग्जामों में पूछे भी गए हैं।
तो आइए सबसे पहले देखते हैं इससे संबंधित, इसके शेप और साइज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो पहला प्रश्न ये है कि सबसे छोटी कोशिका कौन होती है? सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो होती है माइकोप्लाज्मा। जिसे हम PPLO भी कहते हैं, PPLO। सबसे छोटी जो कोशिका होती है उसका नाम है माइकोप्लाज्मा, जिसे हम PPLO भी कहते हैं। इसका फुल फॉर्म है प्ल्यूरो, पी से निमोनिया होता है, पी साइलेंट होता है, प्ल्यूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। यहाँ हम लिख दे रहे हैं प्ल्यूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये PPLO का पूरा नाम है, प्ल्यूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये जो होती है सबसे छोटी कोशिका होती है, इसका नाम क्या है? माइकोप्लाज्मा। इसे हम जंतु समूह का जोकर भी कहते हैं। यहाँ नीचे हम लिख दे रहे हैं, इसको हम लोग जंतु समूह का जोकर भी कहते हैं, जंतु समूह का जोकर, क्योंकि यह जोकर की भांति, जो माइकोप्लाज्मा है यह जोकर की भांति जो होता है अपना आकार, अपना शरीर हमेशा चेंज करता रहता है, बदलता रहता है। इसका कोई फिक्स आकार और आकृति नहीं होती, ये हमेशा चेंज करता रहता है, जैसे कि जोकर चेंज करते हैं। इसीलिए इसे जंतु समूह का क्या कहते हैं? जोकर कहते हैं। ये बहुत ही छोटा होता है, जो सिर्फ और सिर्फ सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देखा जा सकता है। ये सबसे छोटी कोशिका हुई। अब बात करते हैं सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका, जो सबसे बड़ी कोशिका है होती है वो शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा, जिसे इंग्लिश में अगर कहेंगे तो एग ऑफ ऑस्ट्रिच। शुतुरमुर्ग का अंडा जो होता है ये सबसे बड़ी कोशिका होती है, ठीक है। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। इसके बाद बात आती है सबसे लंबी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका। जो सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका होती है। कौन सी कोशिका होती है? तंत्रिका कोशिका। इसकी लंबाई सबसे ज्यादा, सबसे बड़ी होती है, सबसे लंबी होती है, सबसे बड़ी नहीं होती है। बड़ी का मतलब होता है जिसका क्षेत्रफल ज्यादा हो, और लंबी जिसकी लंबाई ज्यादा हो। तो तंत्रिका कोशिका जो होती है, शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका होती है। जो जिराफ में इसकी तंत्रिका कोशिका की लंबाई होती है 2 मीटर तक हो सकती है। अधिकतम जिराफ के गर्दन में जो तंत्रिका कोशिका की लंबाई है कितनी बड़ी हो सकती है? लगभग 2 मीटर, यानी काफी बड़ी होती है। और जो शुतुरमुर्ग का अंडा है ये 15 × 13 सेंटीमीटर का होता है। मतलब लंबाई चौड़ाई का इसका जो अनुपात है 15 × 13 सेंटीमीटर। ये है शुतुरमुर्ग का अंडा। और सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका। अगर हम बात करें ह्यूमन की, मानव की, तो मानव की शरीर की सबसे छोटी कोशिका, यहाँ से अगला क्वेश्चन है, मानव के शरीर की सबसे छोटी कोशिका, छोटी कोशिका। तो मानव शरीर में जो सबसे छोटी कोशिका होती है वो है शुक्राणु। शुक्राणु, इसे इंग्लिश में कहते हैं स्पर्म। पुरुषों का जो स्पर्म होता है वो मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती है। अगर बात करें मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका की, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका,
शरीर की सबसे बड़ी कोशिका। तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी कोशिका होती है अंडाणु होती है। स्त्री का अंडाणु जो होता है अंडाणु, ये मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है जिसे हम ओवम कहते हैं। अंडाणु, स्त्री का जो अंडाणु होता है मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। और अगर बात करें मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका, तो ये भी वही तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका जिसे हम नर्व सेल कहते हैं, नर्व सेल कहते हैं। तंत्रिका कोशिका लगभग 1 मीटर तक की होती है, 1 मीटर। तो ये विविध प्रकार के प्रश्न थे जो परीक्षा के दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट थे। पहला फिर से ध्यान से देख लीजिए कि सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो माइकोप्लाज्मा होती है जिसे हम पीपीएलओ कहते हैं। इसका पूरा नाम है प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इसे जंतु समूह का जोकर भी कहते हैं क्योंकि अपना शेप और साइज बदलता रहता है। दूसरा जो होती है सबसे बड़ी कोशिका जो होती है शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। फिर सबसे लंबी कोशिका जो होती है तंत्रिका कोशिका होती है, जिराफ में पाई जाती है, लगभग जिराफ के गर्दन में, जिसकी लंबाई लगभग 2 मीटर तक होती है। अगर बात करें मानव के परिप्रेक्ष्य में, मानव के संदर्भ में, तो सबसे छोटी कोशिका जो होती है स्पर्म होती है जिसे हम कहते हैं शुक्राणु। और मानव की सबसे बड़ी कोशिका जो होती है अंडाणु होती है जिसे हम ओवम कहते हैं। और मानव की शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका भी मोटर नर्व सबसे लंबी कोशिका होती है, मोटर नर्व तंत्रिका कोशिका, और इसकी लंबाई होती है 1 मीटर।